हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि बीच बीच में हमको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहना है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से टाइप का क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से पता चल जाती है। तो चलिए आज हम रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये एकदम रियल का भैया क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल 5 से 7 सेट बनते हैं, जिसमें से 1-2 सेट बहुत डिफिकल्ट होता है और ये हमने डिफिकल्ट वाला ही रखा है, याद रखना। ठीक, ऐसा नहीं कि एकदम हलवा ही पेपर आएगा, हमें हर तरीके से तैयार रहना है, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए चाहे फिर सिंपल आए। तो चलिए देखते हैं भैया। और प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा भैया सेम होगा, बस कलर चेंज रहेगा और ये चीज हम बताते चले आए हैं। आपका भैया इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पीले रंग का होगा। यहां पे आपको भैया आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, अनुक्रमांक, नीचे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और इधर दिया रहेगा पृष्ठों की संख्या। ठीक है, तो जितने पृष्ठ रहेंगे पृष्ठों की संख्या दी जाएगी। और बच्चों ये जो रहेगा इससे भैया ये आपका पेपर कोड होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही पेपर जो कोड होता है इसी से तो पता चलता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर मिला था और यही आपको अपने कॉपी में ये भरना होता है। ठीक है, और इसी से मालूम चलता है कि आपने कौन सा भैया सेट आपको मिला था। और बाकी ये क्रमांक रहेगा, ये 2026 के लिए पेपर का पैटर्न रहने वाला है रसायन विज्ञान, जो कि एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है, एकदम नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। और प्यारे बच्चों जो पूर्णांक रहने वाला है वो 70 नंबर का रहने वाला है, यानी क्वेश्चन पेपर भैया आपका 70 नंबर का रहेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सबके सब भैया आपके 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे। अब यहां पे इंस्ट्रक्शन ध्यान देना। सबसे पहले समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। हर एक क्वेश्चन पेपर की कहानी यही है कि 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, चाहे वो 100 नंबर वाला पेपर हो चाहे 70 नंबर वाला। ठीक है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो भैया 70 नंबर का रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें मालूम है कि जो भैया 30 नंबर मिलने वाले हैं इन सभी में, 30 नंबर में वो आपका प्रैक्टिकल का रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस का वाइवा रहेगा भैया, इसी में दोनों इंक्लूड रहते हैं 30 नंबर में। ठीक है, चलिए नोट में आपको ध्यान देना, ये दिया रहेगा बच्चों की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर पे भैया समय बिताना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पेपर हाथ में आया शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, निर्देश ये जो इंस्ट्रक्शन है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए रहेंगे। ठीक, और उसके बाद भैया अगला है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। जैसे अगर पद भैया एक भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे करिए। और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, यानी जैसा कहा जाए। नेक्स्ट है भैया कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब जहां जरूरत है आप वहां इक्वेशन भी लिखिए। तो ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने के बाद ही भैया आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब चलिए शुरू कर देते हैं बच्चों। पहला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी विकल्प चुनकर, मतलब सही विकल्प, सभी नहीं,
सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। भैया पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए है न्यूमेरिकल, भाई है तो ये बहुविकल्पी, लेकिन न्यूमेरिकल वाला दे दिया है और थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो भैया विकल्प दिया है 1.8 या फिर 0.18 या फिर 0.018। तो भैया आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का, तो विलेय का मोल दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, विलेय का मोल कितना दिया है भैया, तो 1 मोलल या 1 मोल। अब भैया विलायक का निकालेंगे, विलायक का मोल, तो भैया विलायक का जो मोल होगा तो भार बटे अणुभार, विलायक भाई भार कितना, क्योंकि मोललता की परिभाषा आपने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो भैया भार 1000 बटे अणुभार मतलब 18, क्योंकि जल का अणुभार, भाई जल क्या है H2O, इसका अणुभार कितना होगा भैया 18 होता है। तो प्यारे बच्चों ये 55.5 आ गया विलायक का भार। अब पूछ किसका रहा है भाई, विलेय का मोल निकल आया और विलायक का मोल निकल आया, यानी विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या। अब एकदम सिंपल है, पूछ रहा है कि विलेय का मोल प्रभास क्या होगा। तो भैया विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर जिसका पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर, विलेय का मोल ऊपर और नीचे भैया विलेय प्लस विलायक प्यारे बच्चों दोनों का मोल अंश। ठीक है, इन दोनों का भैया क्या चीज, मोल। तो यहां से समझिए विलेय का मोल 1 है। अब विलेय में भैया वही चीज 1 और प्लस विलायक क्या है 55.5, मिलके 1 बटे ये आ गया भैया 56.5। अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 या ज्यादा, तो 0.0177, ये लगभग का भैया लगभग ये पहुंच जाएगा 0.018। ठीक है, 0.018 लगभग में जाएगा। और ऐसा कहीं पर विकल्प दिखाई पड़ रहा है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है, चौथा विकल्प 0.018 इतना मोल क्या हो जाएगा भैया। ठीक आंसर। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही दे दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार किया गया है, ऐसा मत सोचिए ना कि भैया ये हाँ नहीं आता, कई बार पूछा है, याद रखना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, मतलब ऐसा क्षार जो आरएनए में नहीं होता है वो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों देखिए विकल्प दिया है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। तो भैया एक है आरएनए और एक है प्यारे बच्चों डीएनए। तो भैया डीएनए में एक चीज ध्यान देना, डीएनए में जो होता है इसमें क्षार एडेनिन होता है। ठीक है भैया, ग्वानिन होता है, तीसरा भैया साइटोसिन होता है, चौथा भैया थायमीन होता है। ये किसमें, डीएनए में। आरएनए में पहला होता है एडेनिन, एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा है भैया यूरेसिल। तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, मतलब कौन सा क्षार आरएनए में नहीं होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। तो भैया आरएनए में कौन सा नहीं होता है, एडेनिन जो कि है ये तो होता है, ग्वानिन ये भी है होता है, अब उसके बाद भैया यूरेसिल, यूरेसिल भी है, और थायमीन देखिए नहीं, क्योंकि इसमें थायमीन की जगह ही यूरेसिल हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों थायमीन किस में होता है, आरएनए में। देखिए यहां पर, तो भैया ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी आरएनए में थायमीन क्षार नहीं पाया जाता, इसकी जगह पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए भैया आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 रंगहीन लवण के विलयन अलग अलग परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। भैया इसको तो कई बार बताए हैं हमने, बताया है आपको, उसमें याद करो कि भैया जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले में, ठीक है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट की जो विलयन में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्षण डुबोई जाती है, ठीक, तांबे वगैरह, ये आपने पढ़ा है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं। तो देखिए कह रहा है कि 4 ये रंगहीन लवण के विलयन अलग अलग परख नली में रखे गए हैं और प्रत्येक में तांबे की एक जो क्षण है या पट्टी डुबोई गई है, तो कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। ZnNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद CdNO3 होल ट्वाइस, या फिर AgNO3 या फिर PbNO3 होल ट्वाइस। तो भैया AgNO3, ठीक है, Ag क्या हो जाएगा, NO3, यही सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, या वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ये आपको बता देना है। भैया मात्रक है लीटर प्रति सेकेंड, या प्यारे बच्चों लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मोल प्रति, भाई 2 बार लिखा गया, एक ही बार रहेगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी लीटर इनवर्स 1, सेकेंड इनवर्स 1 का मतलब प्रति, ठीक है, या फिर मोल प्रति सेकेंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड यही होगा, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है भैया, शून्य कोटि में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्यारे बच्चों जो वेग स्थिरांक का k बराबर x/t ये फार्मूला होता है। तो भैया k बराबर x का मात्रक, x क्या है भैया, तो ये अभिक्रिया की दर या वेग को बताता है, इसका होता है मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इसी को भैया मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, यानी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भैया बहुविकल्पी प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक क्षारकीय एमीन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी करवाया है, खैर उसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी देखना है कि सबसे अधिक क्षारकीय कौन है। C2H5NH2 बोले तो एथेन एमीन या एथिल एमीन बोलिए, या एथेन एमीन। दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस NH, या फिर CH3NH2 मेथेनेमीन, या फिर C2H5 का होल ट्वाइस NH3। तो भैया सबसे अधिक जो क्षारकीय होगा वो यही होगा। ठीक है, क्या होगा भैया, वो होगा N के बाद ये C2H5, उसके बाद भैया ये C2H5, ठीक है, ये 2 बार में भैया, और उसके बाद साथ में ये H। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यही क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा। C2H5 2 बार जुड़ा रहेगा N से और साथ में H, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं भाई, ऐसे भाई ये एक प्रकार की हमने बता दी, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
तो जो डाइसैकेराइड होते हैं वो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, या फिर जिनका खंडन करने पर वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड में टूट जाएं, ठीक है, वो डाइसैकेराइड होते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो भैया सुक्रोज जो होता है फार्मूला C12H22O11, ठीक है। लैक्टोज का भैया C12H22O11, माल्टोज का भैया C12H22O11, ये हो जाएगा। बाकी यही जो बचता है C6H10O5 या N। तो प्यारे बच्चों ये जो सेलुलोज होगा ना, यही क्या है, ठीक, यही डाइसैकेराइड नहीं है, बाकी सबके सब या डाइसैकेराइड हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सभी डाइसैकेराइड हैं, याद रखना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से भैया आपके इतने बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं भैया दूसरे क्वेश्चन से। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में भैया 4 क्वेश्चन होंगे, सारे 2 नंबर वाले। कितने नंबर वाले बबुआ? 2 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है। तो भैया न्यूमेरिकल ये है। अगर देखें बहुत सिंपल सा है, देखिए एक बेंजीन दिया है, भाई जगह है नहीं बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तरफ बेंजीन और एक तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, बेंजीन का मतलब C6H6 और यहां CCl4, याद रखना। पहले आप ये समझना, अगर ये बच्चों बेंजीन कितना है भैया 30%, तो इसका अगर ये 30% है यानी 30 ग्राम मान ले, तो इसको 70 ग्राम मानेंगे अपन, बिल्कुल मानेंगे। समझने का प्रयास करिएगा। अगर बेंजीन का भैया यहाँ पे अणुभार निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो भैया कार्बन 6 यानी 12, 12 छंग 72, 6 78, इसका 78 हो गया, और इसका कितना कार्बन 6 यानी 12 हो गया, और ये भैया 35.5 गुणे 4 में ये जाकर के गुणा होगा, और ये लगभग ये कितना बन जाएगा 1 मिनट। तो भैया कार्बन 6 गुना 12 और प्लस का प्यारे बच्चों और ये कितना, हाँ 54, ये 154 इसका आ गया, 154 अणुभार। अब समझना बड़ा सिंपल है, पूछ किसका रहा है कि बेंजीन का मोल अंश निकालिए। तो भैया जिसका कहे, बेंजीन का बोल रहा है बच्चों, बेंजीन का मोल प्रभाज या मोल अंश, तो जिसका कहे उसके मोलों की संख्या ऊपर। तो भैया जिसका कहे उसके मोलों की संख्या, इसका मोल कैसे निकालेंगे, इसका भैया मोल निकालेंगे भार बटे अणुभार से, 30/78 से, ठीक है। तो भैया ये 7 × 7 × 28 यानी ये कट करके भैया 0.3 बार में जाएगा, 0.34 या ऐसे कुछ में आएगा। जिसका कहे उसका ऊपर और नीचे दोनों का योग। तो इसका भी मोल निकालोगे तो इसका मोल कितना, भार बटे अणुभार 70/154, इसका काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, 0.43 या 42 कुछ मान लो। तो इसका आ गया यानी 0.34 प्लस 0.43 ऐसा कुछ करके, ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ, ठीक है, यानी 0.34 वगैरह करके ऊपर, और नीचे भैया ये 0.7 या 8 कुछ बनेगा। तो 8 चौके 32, तो प्यारे बच्चों 0.4 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट सेम ऐसे लगना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बबुआ।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा राउल्ट का नियम लिखिए। अब भैया बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बच्चों पहले ही चैप्टर का हमने बताया, चाहे हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम हो, कोलेराउस का नियम हो, फैराडे का नियम हो, और उसके साथ ही भैया जितने नियम वाले क्वेश्चन है, वांट हाफ गुणांक, हमने सभी कराए हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाई ही 1 घंटे की, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, ये भी बताया है। क्यों? क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं भैया, उनमें जो डी उपकोष होते हैं वो आंशिक भरे होते हैं, जिसके कारण भाई क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन ये एक दिया गया है, ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण वगैरह का मान इतना बीएम दिया है और इसके ज्यामितीय स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन, कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के। अब प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, यहां पर भी भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन, और यहां पर भी 4 ही होंगे। तो 3 के का में दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफार्म का उपयोग लिखिए। 1 मिनट, थोड़ा तब तक पानी पी लें, गला सूख रहा है भाई। अब देखिए कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफार्म का उपयोग। भैया मतलब यहां पे प्यारे बच्चों पहला पूछ रहा है किसके बारे में, CCl4 के, इसका उपयोग पूछ रहा है। और दूसरा भैया पूछ रहा है किसका, क्लोरोफार्म CHCl3, इनका उपयोग। तो ध्यान देना भैया, इसका उपयोग बात करें सबसे पहले अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भैया इसका इस्तेमाल विलायक के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा प्यारे बच्चों ध्यान देना, तीसरा इसका फ्रेयान 12 यानी प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किसका, CCl4 का। क्लोरोफार्म का तो सबसे पहला तो भैया निश्चेतक यानी बेहोश करने में, निश्चेतक के रूप में, तो भैया निश्चेतक के रूप में सबसे पहला इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बात कर लें भैया, इसका उपयोग होता है शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में, और उसके बाद यानी ठंडा करने के, और उसके अलावा भैया इसका उपयोग भी विलायक के रूप में, ठीक, जो लाख होता है, रबड़ होता है, उन सभी में विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो भैया रिएक्शन तो अच्छे से समझाया है जितना। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो भैया न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार के ये बहुलक हैं, या फिर यूं कह सकते हैं भैया जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये हमारे कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ होते हैं या यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं भैया, कोशिकाओं में जो सूचनाएं निहित होती हैं उनका संचार करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। इनका कार्य हमने भाई कार्य इनका बता दिया। पहला है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, फिर उसके बाद आनुवांशिक सूचनाओं को क्या है, स्थानांतरित करना, ये इनका कार्य हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये 4 क्वेश्चन हो गए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। अब उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ ना बबुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहां पे देखिए, अब चौथे में भैया क्वेश्चन नंबर 4 में जितने क्वेश्चन होंगे सारे 3 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन दिया है, पहले भाई 4 के का, एक सेल जिसमें एक अभिक्रिया दिया है जेडेन जो कि सॉलिड स्टेट में है, Cu+2 इक्विवेलेंट अवस्था में है, और ये एक रिएक्शन बन रही है, और इसमें 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दिया है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक निकालना है। तो भैया ये भी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन बताया है। मानक यानी डेल्टा इसको जी से लिखा जा सकता है, माइनस का NF, और उसके बाद भैया ये फार्मूला होता है, ठीक है,
माइनस का ये NF और उसके बाद E नॉट होता है, ठीक। माइनस का N का यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, F फैराडे नियतांक 96,500 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव 1.1, ये गुना कर दोगे तो ये जाकर के गिब्स ऊर्जा इस तरह से निकल जाएगा। साम्याङ्क भी निकलेगा, बट यहाँ पे उतना जगह है नहीं कि हम बता दें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखिए। तो भैया फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट भैया NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन जो है वो शून्य कोट की अभिक्रिया है, और N2 तथा H2 की उत्पादन दर क्या होगी, जबकि K बराबर इतना दिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए NH3 है, इसका जब रिएक्शन करोगे भैया ध्यान से समझना बबुआ, इसका करोगे तो एक चीज ध्यान दो, ये N2 और प्लस का H2 में टूटेगा, क्लियर। अब एक चीज ध्यान दो, ये बैलेंस है नहीं, बराबर है नहीं भैया। अगर बराबर करना है, जैसे नाइट्रोजन 2 है तो 2 अपने को यहां लगाना पड़ेगा। अब 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 यहां करना पड़ेगा। अब इसका स्टाइक्योमिति जो भाई समीकरण होता है वो ये हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 तो आगे लग जाएगा प्यारे बच्चों, और ये डेल्टा में जो NH3 लगेगा भैया, और अपान का ये डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है ये चीज। अब बराबर ये इसके पूरे के प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा, ये N2 का हो जाएगा और नीचे डेल्टा T। इसी तरह से ये बराबर करके प्लस में ये 1/3 में आ जाएगा, डेल्टा भैया ये H2 हो जाएगा और नीचे डेल्टा T हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये पूरा बराबर सब किसके हो जाता है बराबर, ये पूरा का पूरा भैया पूरा पिक्चर ही बराबर C के हो जाता है, यही याद रखना। इस यही समझ गए, पूरा सवाल चुटकियों में लग गया। तो स्टाइक्योमिति में भैया सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके। प्लस माइनस इस बात को बता रहा है, ये विघटित हो रहा है, ठीक है, नष्ट हो रहा है, तो भैया ये बन रहा है। अब मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब जब अब सब एक दूसरे के बराबर है तो K का मान दिया है भाई। K का मान जब दे रखा है बच्चों किसी, देखो यहां पर N2 और H2 का बनने का पूछ रहा है, तो भैया N2 वाला निकाल लेते हैं, डेल्टा, ये यहाँ पे N2 निकला ओपन डेल्टा का T, और ये बराबर किसके, तो इसको बराबर हम K कर दें, और K का मान कितना 2.5 गुणे 10 के घात -4। तो भैया एक आंसर आ गया। अब जब इसका मान आ गया, इस अब ये वाला हम इसके बराबर कह सकते हैं, तो भैया हम ये कर सकते हैं कि जो डेल्टा यहाँ पे भैया H2 वाला अपान डेल्टा T वाला निकला, ये बटे 1/3 है, तो इसको भगाएंगे उधर 3 चला जाएगा, और इस पूरे का मान ये निकाला है 2.5 गुणे 10 के घात -4। तो भैया ये निकल कर आ गया कितना 7.5 गुणे 10 के घात -4, ये निकल गया। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, यहां पे पूछ रहा है निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग आपको बता देना है कि इसमें क्या रंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें भी सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे। भाई 5 के काम दिया इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अब हम सभी जानते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण और उसके विलयन के बीच एक विभव लगता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वो कह रहा है इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो भैया प्रभावित करने वाले कारक में धातु की प्रकृति, विलयन की सांद्रता, ताप, दाब, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन भैया आणविकता और कोटि में अंतर, तो ये सभी मालूम, सबको मालूम है। अभिक्रिया की जो कोटि है भैया ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, बट आणविकता नहीं। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, बट आणविकता कभी नहीं। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, जबकि आणविकता भैया सैद्धांतिक मान है, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी अंतर है इसमें, ठीक है भैया। और नेक्स्ट है कि आयुपेशी नाम, तो इसको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयुपेशी नाम को बताया है, जैसा ये दिया है। तो भैया ये बहुत आसान होते हैं, इसी को अगर देखो तो हम लिख सकते हैं भैया हेक्सा, उसके बाद ये भैया क्या होता है F क्या है, तो ये फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइडो
फिर उसके बाद एल्यूमिनेट थर्ड आयन है भैया, थर्ड लिखने के बाद फिर यहाँ पे हालांकि आगे पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो और उसके बाद एल्यूमिनेट थर्ड आयन, ऐसे ऐसे इसका लिख देना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझाया है, आप जाकर के देख लेना एक वीडियो में सारा का सारा नामकरण कैसे करना। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज से एनहेक्सेन या फिर पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण। फिर नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना भैया, याद रखना ये लॉन्ग वाला होगा, यानी इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या होता है जब, और इसमें केवल रासायनिक समीकरण देगा, जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। अथवा में देखिए दिया है कि उप सहसंयोजक यौगिक की संयोजकता आवंत सिद्धांत, जिसको वीबीटी कहा जाता है, इसका उल्लेख करना है और इसकी कमियों का भी उल्लेख करना है, और सारे टॉपिक ये हमने करवाए हैं। खा में देखिए दिया है कि निम्नलिखित पर भैया संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिसमें विलियमसन संश्लेषण, गाटरमान अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, तो भैया ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं बच्चों जो ना करवाए हों, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का है। और अथवा में प्यारे बच्चों, अथवा में इसका दिया है, हालांकि ये का नहीं होगा, यहाँ पे का लिखा है बट का नहीं होगा, याद रखना ये का नहीं होगा, उसी का अथवा है। अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख देना है भैया। ऊर्ज अपक्रिया क्या है, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, फिटिंग। ऊर्ज अपक्रिया क्या है, जिसमें 2 एल्किल हाइलाइड के अणु सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, ऊर्ज अपक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है भैया, तो फिटिंग अभिक्रिया में 2 हैलो एरीन या एरिल हाइलाइड के अणु सोडियम से क्रिया करके क्या बनाते हैं भैया, तो डाइफेनिल बनाते हैं, फिटिंग। और ऊर्ज फिटिंग में भैया इसमें एक एल्किल का और एक एरिल हाइलाइड का अणु सोडियम से क्रिया करके टालुइन बनाता है भैया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऊर्ज फिटिंग। और ये तीनों रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर से है। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भैया देखिए दिया है 7 के का में कीटोन के निर्माण की 5 विधियों का समीकरण लिखना है, अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की 2 विधियों के भाई 2 विधियां और 3 रासायनिक गुण के बारे में लिखना है, ठीक है। खा में एमीन के निर्माण की 5 रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी एमीन से संबंधित 5 रासायनिक गुण। अथवा में दिया है एमीन के बनाने की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण, और साथ में भैया एल्किल हाइलाइड्स के एमिनो अपघटन की क्रिया विधि लिखना है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आपने देखा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमने भाई जिस तरीके से आपको पिछली जो क्लासेस हैं दी हैं सेम पूरा का पूरा मिल रहा है। और बहुत सारे तो भैया अभी आपने पढ़े भी नहीं है, 1 शॉट में भी फिनिश करना है, क्योंकि लगभग पहले का भाई पार्ट 1 का 1 शॉट लगभग हो चुका है, पार्ट 2 का तो अभी पूरा बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो जो बाकी बचे खुचे हैं वो भी एकदम हलवा लगेंगे, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी भैया थोड़ा लंबी वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हमको दिक्कत होती है, लगातार बोलते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि वोमिटिंग होगी, मतलब सर चकराने लगता है, थोड़ा मतलब वही है ना कि ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, बस इसीलिए लंबी वीडियो नहीं ला पा रहे। दिल से सॉरी उसके लिए बच्चों। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी भैया हम रेगुलर क्लासेस लेने लगेंगे, ठीक है।